पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जाने माने परकला प्रभाकर ये उन लोगों में शामिल हैं, जबकि वो लोग जो कह रहे थे अब की बार 400 पार, परकला जी वो चेहरा बन के उभरे जो कहते थे लोग कि किसी दीवाने का ख्वाब है। यानी ये व्यक्ति लगता नहीं है कि दिमाग में सब कुछ ठीक है, ये क्यों ऐसी बातें करता है। उसके बावजूद भी मैं देखती थी कि लाखों लोग उन्हें देखते थे, और क्यों देखते थे ये तो परकला जी ही बताएंगे। अपा जी, आपने सही कहा कि बहुत लोगों ने मेरे को शायद मेरे मुंह से कहा नहीं, लेकिन समझते थे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, कि मेरा मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं, वो भी मैं सुना था इधर उधर। और मैं क्यों कहा, मैं इसलिए कहा कि मैं जो किताब लिखी उसका रिसेप्शन इतना अच्छा था, एक। दूसरा, मैं बहुत दौरा किया देश में। मैं गोरखपुर गया था, अहमदाबाद गया था, और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में कुछ छोटे छोटे राज्य को छोड़ के और कश्मीर को छोड़ के बाकी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट बहुत सारी जगह में घुमा गया। और मैं मीटिंग को एड्रेस करने के बाद या करने से पहले मैं आई यूज्ड टू मेक इट ए पॉइंट कि एक क्रॉस सेक्शन से मिलना, किसानों से मिलना, बुजुर्गों से मिलना, युवाओं से मिलना, दोज पीपल आर वर्किंग उन लोगों से मिलना, गृहिणियों से मिलना, सब लोग, सब क्रॉस सेक्शन से मिलना। मेरे को ये लगा कि सरकार से ये सब लोग बहुत ही नाराज है, ये सरकार को तिरस्कार करने के लिए सोच रहे हैं। इसको ये मेरे को ये बहुत ही स्ट्रांगली मेरे को लगा ये, दिस इज। अच्छा, मैं वो और अभी जो नतीजे आए उससे मैं कैसा देखता हूँ, मैं ऐसा देखता हूँ कि देश के लोग, टेक्निकल बात छोड़ दीजिए कि एनडीए को कितना आया, ये सब टेक्निकल लोग बात छोड़ दीजिए, लेकिन देश के लोग नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व और इनके जो चाल 10 साल से इनका सरकार, इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, तिरस्कार कर दिया। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, and that is why I have been able to say with such with such conviction. मैं सेफ नहीं, आई वॉज नॉट प्लेइंग सेफ। बहुत लोग ये बोल रहे थे क्यों, कुछ भी हो सकता है, वो लोगों को ज्यादा आ सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ये शुरू से ही यही लग रहा है कि ये जनता का मूड ये है, और मैं जो महसूस किया उसको मैं ठीक से बोलना मेरा फर्ज है, ये बोलते रहा बस। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि आपने जो देखा, आपने वो कहा, ईमानदारी से कहा, और आप इसलिए कह पाए क्योंकि आपका कोई एजेंडा नहीं था। मैं जी, देख रही हूँ स्टूडियो में बैठे वो लोग जिन्होंने ज़मीन की ज़रा-सी खाक अपने कोट पर नहीं लगने दी, अपने दुपट्टे साड़ियों पे नहीं लगने दी। वो लोग कह रहे थे अब की बार 400 पार, और आप जैसे लोग कह रहे थे अब की बार 200 पर हार। तो अब जो ये चुनाव नतीजे जो दिख रहे हैं, इसमें मैं पूछना चाहती हूँ, कैसा नतीजा है? जिसमें जीत-हार जैसी महसूस हो रही है और हार-जीत जैसी महसूस हो रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया की सरकार बन रही है या एनडीए हार गया। अफ़ा जी, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनली हम लोग चुनाव को, आपने बहुत चुनाव देखे हैं, सिद्धार्थ बहुत चुनाव देखे हैं, और सीमा जी बहुत चुनाव देखे। ट्रेडिशनल टूल्स है ना, ये ये किस बीच में लड़ाई है, ये लीडर और वो लीडर, ये पार्टी और वो पार्टी, ये गठबंधन वो गठबंधन, इसके बीच में। लेकिन ये चुनाव, पहले जो चुनाव था उससे अलग चुनाव है, इसको अलग तरीके से देखना है। मैं जहाँ तक महसूस किया था, इसके मुताबिक ये चुनाव नरेंद्र मोदी एक तरह और हिंदुस्तान की जनता दूसरा तरफ, भाजपा एक तरह और दूसरी ओर हिंदुस्तान की जनता, और एनडीए गठबंधन एक तरह और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जनता। ये लड़ाई, ये संघर्ष था। तो इसलिए आप
कौन सरकार बनाएंगे, किस गठबंधन सरकार बनाएंगे, ये छोड़ दीजिए आप। ये बाद में, ये ये पॉलिटिकल पार्टीज का, अभी हमारा हमारा संविधान के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज ही सरकार बनाना है, इसलिए आप ऐसे देखते हैं। लेकिन ये ये संघर्ष में, ये फाइट में मोदी को, मोदी सरकार को जनता ने हरा दिया। ये सबसे सबसे स्पष्ट लेसन है जो इसमें से। तो मुझे जरा से रोक लेने दीजिए आपको, ये बताइए, ये मोदी बनाम जनता है, छोड़ो सिंहासन जनता आती है, जनता आ गई, अखिलेश नहीं आए, राहुल नहीं आए, तेजस्वी नहीं आए, कौन कौन नहीं आए, लेकिन जनता आ गई सिंहासन पे बैठने के लिए। अब आप में क्या आपका आपका ऑडियो कुछ प्रॉब्लम है। जी, मैं कह रही हूँ, जब एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है तो क्या उस व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल अल्फा जी, अब देखिए, अभी अभी आप टेलीविजन, मेन स्ट्रीम टेलीविजन पे देखिए, आपको क्या दिखा रहे हैं? आपको दिखा रहे हैं एनडीए का कितना नंबर है और इंडिया का कितना नंबर है ना। लेकिन अब देखिए, एनडीए का कभी जिक्र हुआ क्या चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान? भाजपा का कहीं जिक्र हुआ था क्या कैंपेन के दौरान? ये जिक्र यही हुआ था कि ये मोदी गारंटी, ये मोदी कैंपेन है। और बहुत लोग ट्विटर में और कहीं भी सोशल मीडिया में मोदी का परिवार बोलते थे। ये दूसरा परिवार नहीं है, वो संघ परिवार बोलते थे, वो परिवार नहीं है, ये सिर्फ मोदी का परिवार है, ये मोदी का गारंटी है। और भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का घोषणा पत्र नहीं है, ये मोदी का घोषणा पत्र है, मोदी का गारंटी है। और वो दस्तावेज में आप देखिए, लगभग 73 पेजेस का एक दस्तावेज है, उसमें 50 से ज्यादा मोदी जी का तस्वीरें हैं। तो ये किसका इलेक्शन है? किसके बीच में मुकाबला है? ये मुकाबला है भारतीय और हिंदुस्तान की जनता और मोदी जी के बीच में टकराव है। प्रभाकर पर्गला जी, ये बताइए कि पहले वो सोने की अशरफी थे, या मैं कहूंगी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थे, और अब वो खोटा सिक्का नजर आ रहे हैं। क्या वाकई झोला उठा के वो निकलेंगे? अगर निकलेंगे तो किस में इतनी हिम्मत है बीजेपी में, या आपको लगता है कि हिम्मत आ जाएगी जो उनके इस्तीफे की मांग करे? एनडीए में कौन ये कहेगा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे हम अभी कबूल नहीं करेंगे? अभी जो पूरा ये जो इलेक्टोरल जो हमारे सामने रिजल्ट आया है, उसकी बुनियाद पे जो सियासी तस्वीर उभर कर आ रही है, उसको जरा समझाइए। कौन बोलेगा ये पहली बार? अच्छा अल्फा जी, ये अभी जो चुनाव का नतीजा आया है ना, ये नतीजा इसलिए आया है कि एक वजह ये भी है कि एक मोदी फटीग, मोदी ठकाव, मोदी ठका बोलते, थकाव, थका, थकान। थकम, थकान आ गए हैं देश में। इतना थकान आ गए हैं, हर एक चीज में, हर एक वक्त आप मोबाइल खोल लीजिए और टेलीविजन देखिए और पेट्रोल पंप जाइए, हाईवे में होर्डिंग देखिए, कहीं भी उनका ही है। और मैंने जैसा बोला, इंक्लूडिंग दी कोविड सर्टिफिकेट, वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये इसका रिजेक्शन है। देखिए, ये उनका गठबंधन में सदस्य पार्टीज है ना, ये भी आइडियोलॉजिकल एलाई नहीं है इसमें। पहले था, पहले होते थे, शिवसेना, बाल ठाकरे या अकाली दल, कुछ तो कुछ आइडियोलॉजिकल ये होते थे। अभी अभी सारे दल ओनली कॉन्टेक्सचुअल, रियल पॉलिटिक और अपॉर्चुनिस्ट में भी। देयर इज नॉट ए सिंगल आइडियोलॉजिकल एलाई हियर। तो हो सकता है कि अगर ऑल्टरनेटिव गठबंधन से अच्छा से एक प्रपोजल आया, ऑफर आया, क्यों नहीं जाएंगे? एक बात बोल दीजिए। और देखिए, ये अभी सिद्धार्थ जी ने बोला था कि मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मोदी शाह पार्टी है। मैं लिख भी चुका हूं इसके बारे में। और ये मोदी शाह, ये दोनों बिल्कुल विनिंग मैनर्स नहीं है ना, किसी को अट्रैक्ट करने का ये नहीं है इनके पास। ये इतना रफ शॉट राइड किया है 10 साल में, ये अभी
हाथ जोड़ के हमको सपोर्ट दे दीजिए, आपका नंबर मेरे को दे दीजिए, ऐसा बोलने वाला नहीं है ये। और अगर इन लोगों को सत्ता में फिर से बिठाएं तो ये लोग कल क्या करेंगे, हमारे खिलाफ ये क्या करेंगे, ऐसी भय भी है एलाइंस में। ये एक। और दूसरा, विद इन द पार्टी ऑल्सो दूसरे नेताओं से इनका इनका चाल, इनका व्यवहार शैली इतना ठीक नहीं था अब तक। तो कौन सहेंगे? अगर वो मजबूत है, ये दोनों मजबूत है, उनको अपने आप को 270 से 272 से ज्यादा आ गए तो चुपचाप बैठेंगे, खामोश बैठेंगे। लेकिन वो ढीला पड़ गया ना। मैं एक राजनेता को बहुत ज्यादा जानता हूँ। तो 1998 में शायद वो एनडीए के ओर चले गए। पहले एनडीए के ओर में नहीं था वो, वाजपेयी के टाइम पे। तो उनसे पूछा गया कुछ लोगों ने, ऐसा क्या कर दिया आपने, आपने बीजेपी के साथ क्यों गए? तो उसने बोला कि देखिए, चुनाव के बाद मेरे को ये वेरी क्लियरली ये मेरे को समझ में आया कि देश के जनता वाजपेयी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैं सपोर्ट किया। देखिए, आप इसको आप महसूस कीजिए, वो जनता का वर्डिक्ट को ठीक से पढ़ना जानते हैं ये। तो ये जनता का ये वर्डिक्ट है कि अभी नरेंद्र मोदी को तिरस्कार किया, ये भी पढ़ना उन लोगों को आती है। परकला जी, अब आपके सामने 2 सवाल रखना चाहती हूँ। पहला सवाल तो ये कि जो मैं समझ रही थी जब ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रही थी, वो ये था, जो मुझे बताया जा रहा था, जो यहाँ से दिल्ली से लेके जाती थी, वो बात ये थी कि देखिए 82 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। हिंदुत्व के नशे में पूरी हिंदी पट्टी दीवानी हो गई है। अभी-अभी देखिए कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब जगह जय-जयकार हुई है नरेंद्र मोदी की, हिंदू राष्ट्र की जय हो इसके नारे लग रहे हैं। मुसलमान देश छोड़ के भाग जाओ, गो टू पाकिस्तान, गो टू बांग्लादेश, ये तमाम चीजें हो रही थी। और तीसरी बड़ी बात थी कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता किसी के पास नहीं है, 100 साल में कोई इतना बड़ा नेता नहीं आया। इन तीनों की बुनियाद ऐसी है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। विपक्ष के पास अभी भी नहीं है, 5 साल बाद भी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की कि हम 2014 में कि अब की बार मोदी सरकार, फिर वो 2047 तक पहुंच गए और एक बार तो भी पिछली बार उन्होंने 1000 साल का खाका हमें दे दिया कि वो खुद परमात्मा है, वो बायोलॉजिकली बॉर्न नहीं है, 1000 साल का रोड मैप दे रहे हैं। ये मैं दिल्ली से लेके जाती थी। जब मैं सड़क पे जाती थी, गलियों में जाती थी, लोगों से बातचीत करती थी, स्कूल कॉलेजों में जाती थी, घरों में लोगों के गई हूँ, तो वहां पता चलता था कि सबसे बड़ी समस्या इस देश में एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है, वो है बेरोजगारी। कश्मीर से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, हर जगह बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है। और दूसरी बड़ी समस्या है महंगाई। मुंह नहीं खोलना पड़ता था, कहना नहीं पड़ता था, लोग ना कोई मोदी कहता था, ना कोई राहुल कहता था, ना कोई तेजस्वी कहता था मार पड़ रही है बेरोजगारी की, मार पड़ रही है महंगाई की। अब आप मुझे बताइए, आपका क्या आकलन है? एक तरफ ये दिल्ली का एक देखने का नजरिया है, दूसरी तरफ ये ग्रास रूट्स पे, जमीनी स्तर पे लोगों के ये मुद्दे हैं। कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिससे ये जीत में भी हार जैसा महसूस हो रहा है? अरफा जी, अभी जो आपने बोला था दिल्ली से आप ये बात ले गए ना, तो इसमें एक मिसरीडिंग है। मतलब वो 2014 का और 2019 का अब जो चल रहा था, उसका उसका ठीक से समझ नहीं पाया, कमेंट्री पीपल नहीं समझ पाया, स्कॉलर्स ने समझ नहीं पाया, और इवन बीजेपी खुद नहीं समझ पाया। क्योंकि अब देखिए, 2014 में, 2014 में उनका जो वर्डिक्ट, उनका मैंडेट आया, वो हिंदुत्व के ऊपर आधारित नहीं था। वो था 2 करोड़ रोजगार, एंटी करप्शन, और ब्लैक मनी वहाँ से ले आना, 15-20 ब्लॉक हर एक अकाउंट में डालना, और किसानों का आमदनी दोगुना बनाना, ये सब था। और 19 में, 2019 में उससे लेकर के एडिशनली नेशनलिज्म था, वो बालाकोट या पुलवामा वो सब वगैरह।
लेकिन खुद भाजपा और बहुत लोगों ने, बहुत ऑब्जर्वर्स ने इसको न समझने के वजह से कि ये इसने सोचा कि ये मोदी जी का लोकप्रियता है या हिंदुत्व का महत्व है, ये ऐसा समझने लगा। भाजपा खुद नहीं समझा इस वर्डिक्ट का पीछे क्या है। अगर वो बात छोड़ेंगे आप, रोजगार छोड़ दिया, करप्शन छोड़ दिया, क्योंकि करप्शन छोड़ दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा जो सामने आया, तब भाजपा का लोग खुद के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, हम देखिए वो भी लिया है, सिर्फ हम नहीं है, वो भी लिया है। इसका क्या मतलब है? आपका जो मॉरल हाई ग्राउंड था ना, वो गिर गया ना। आप पहले क्या बोलते थे? ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसा बोलते थे। आप क्या बोल रहे? हम खाए लेकिन वो भी खाया है, ऐसा बोल रहे हैं। इसका मतलब आपका मॉरल हाई ग्राउंड टूट गया और रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, महंगे की बात नहीं कर रहे। अब देखिए, आप एक बार याद कीजिए, 2014 में मोदी जी बोलते थे उनका चुनावी भाषण में, आप मतदान के जाने से पहले आपका गैस सिलेंडर को एक बार नमस्कार करके जाइए। तो महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, एंटी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो बहुत ऊंची स्तर पर था उस समय। ये सब इश्यूज के वजह से वो सत्ता पे आए थे। वो भूल गए। भूल के अभी उन लोगों का ये गलतफहमी आ गया कि हम इसलिए आए हैं मोदी जी के चेहरे के वजह से और हिंदुत्व के एजेंडा की वजह से, लेकिन ये दोनों कारण नहीं था। Once they forgot that, the whole thing has collapsed. बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। मुझे नहीं लगता इससे पहले ये बात किसी ने कही है कि बीजेपी क्यों सत्ता में आई थी, वो यही भूल गई। और बीजेपी के आस इर्द-गिर्द भी मुझे लगता है एक और सेंटेंस में ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, आप सिर्फ हिंदुत्व मुद्दे पर इलेक्शन लड़ना इस देश में नया नहीं है। भारतीय जनसंघ लड़ते थे, हिंदू महासभा लड़ते थे, लेकिन वो कभी भी लोकप्रिय नहीं बना। Only after Vajpayee ji came and started adding बाकी इश्यूज ऐड कर रहे हैं, मोदी जी आए और रोजगार और भ्रष्टाचार, ये ये मुद्दे भी ऐड किए हैं, तब उनका कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है जो हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके ऊपर जो जो लोग आए, मिडिल क्लास आए, पढ़े लिखे लोग आए, अर्बन लोग आए, प्रोफेशनल्स आए, ये सब लोग। लेकिन आप ये कोर मुद्दा ऐसे छोड़ के ये बाकी जो रोजगार, महंगाई, ये सब छोड़ दिया ना, तो आप कहाँ चले गए? फिर आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए बस। ये मोदी जी का नहीं है, ये हिंदुत्व की भी नहीं है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात। मैं वही कह रही हूँ कि शायद इसीलिए आपकी लोकप्रियता, पूरे कमेंट सेक्शन में सिर्फ़ आपको नमस्कार कर रहे हैं लोग, आपको ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, आपके बारे में कमेंट्स कर रहे हैं। शायद ये आपके पास एक यूनिक, मैं कहूँगी, ये एबिलिटी है सोच पाने की। आपने कहा कि बीजेपी को भी खुद गलतफ़हमी हो गई थी कि आखिर उनको जनता लेकर क्यों आई है। हो सकता है एक तड़का लगा हो कि हाँ, हिंदुत्व भी है तो अच्छी बात है, मंदिर भी बना दिया तो अच्छा कर दिया, 370 भी कर दिया तो अच्छा कर दिया, लेकिन वो बुनियाद नहीं थी, आप भी कह रहे हैं, और शायद इस बात का अंदाज़ा भी हो रहा है। मुझे ये बताइए कि अब जो आने वाले 6 महीने हैं, इसमें किस तरह का राजनीतिक बदलाव, उथल-पुथल आप हर तरफ अलग-अलग राज्यों में देखेंगे? इसके अलावा जो असेंबली इलेक्शंस हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये 10 साल जो है ना अरफा जी, ये एक क्या बोलते हैं, एक डिविएशन है। वो हमारे जर्नी है 1947 1952 से संविधान आने के बाद। ये अभी अभी ये 10 साल आपको एक एक डिविएशन के जैसा दिखेगा बाद में। और ये अभी भारतीय राजनीति में एक करेक्शन हो गया अभी। तो ये संदेश बहुत बहुत ही स्ट्रांग आया है जनता से। देखिए, ऐसी राजनीति हम नहीं सहते हैं, हम टॉलरेट नहीं करते हैं। आप ऐसे ऐसे पूरा ऐसे मत जाओ। ये ये संदेश सब राजनीतिक दल के हैं, सिर्फ भाजपा का नहीं है। और सब सब पॉलिटिकल लीडर्स को भी है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी है, एक। और दूसरा ये है कि
ये 10 साल, मुझे पता नहीं क्या बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में बोलूँगा, आप उसको अनुवाद कीजिए। ये फॉरगेटेबल चैप्टर है, ये लोग भूल जाएँगे। क्योंकि इतना बेरोज़गारी स्पेशली युवाओं में कभी हुआ नहीं ना। और आप वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के मुताबिक आप देखें तो इतना असमानता 100 साल में कभी था नहीं। तो ये फॉरगेटेबल डिकेड है, और इसको आप 2, 4, 5 साल के बाद ये आपको आपको याद ही नहीं रहेंगे। वो ऐसा रहेगा आपको एक 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 बुरी ख्वाब के जैसा। अरे उस समय ऐसा था। तो आप इसको अच्छा, ये एक अब मार्केट में करेक्शन होते बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं, ये मार्केट में करेक्शन आ गया। ऐसा हमारे पॉलिटिकल कल्चर में और हमारे पॉलिटिकल चाल में एक करेक्शन आ गया है। ये चुनाव का संदेश ये है कि ये ये पॉलिटिक्स को करेक्ट किया है अभी। आप ठीक पाथ में, ठीक पथ में ला गया है वापस। तो इससे आप इधर-उधर मत जाइए। आप बेरोज़गारी के ऊपर, महँगाई के ऊपर और किसानों के ऊपर, किसानों का आमदनी के ऊपर और असमानता के ऊपर, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और मंदिर वग़ैरह आप ठीक है, हम भी मंदिर हम भी मानते हैं। अब देखिए, अब देखिए फैज़ाबाद में क्या हो रहा है, आप ही खुद बोले थे। और और एक मैं आप ट्वें मैं एक ही देख रहा था सिद्धार्थ जी, 22 जनवरी से पहले, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन पहले, जो लोग एक आदमी के लिए मैं खोज रहा था। एक आदमी जिसने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के फर नहीं है, उनके उनके क्या बोलते हैं, उनके उनके समर्थक नहीं थे। और 23 के बाद, 23, 24 के बाद, ये राम टेम्पल उद्घाटन करने के बाद, हाँ, मैं पहले नहीं था, अब मैं उनका समर्थन बन गया। ऐसी आदमी, ऐसी औरत मेरे को अभी तक तो मिला नहीं है। तो इसका मतलब ये देखिए, उनका उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, वो प्रोबेबली शायद वो कंसोलिडेट हुआ, लेकिन वो राम मंदिर के वजह से उनका कुछ एडिशनल सपोर्ट नहीं मिला कहीं। तो ये इसमें भी एक संदेश है जनता का, इसमें एक संदेश है। और अभी जो नतीजे आए हैं, भाजपा के लिए एक संदेश है। देखिए, आपको हम वोट दिए हैं, बेरोजगारी की बात किए हैं आप, महंगाई की बात किए हैं आप, और बालाकोट की बात किए हैं, लेकिन इसके लिए नहीं, ये संदेश है। और ये मोदी जी के वजह से नहीं, ये भी एक संदेश है। और अब से आप आगे जाएंगे किसी को लेकर के, आप नरसिम्हा राव को ले आए थे एक बार हिंदुस्तान की राजनीतिक ये व्यवस्था, ठीक हुआ था। कौन था वो बाहुबली थे नहीं, लेकिन अभी अभी आपका ये बाहुबली बहुत ही ज़्यादा आपके नज़र में आ रहे हैं, लेकिन जी। वो तो चले जाएँगे, वो खामोश हो जाएँगे बस। आप कह रहे हैं कि इस दशक को भूल जाना ही ठीक है, लेकिन पता नहीं कितने लोग जिनके ऊपर ज़ुल्म ज़्यादती हुई है भूल पाएँगे। आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। दलित बस्तियों में ख़ासकर जाके मैंने पूछा ये सवाल ज़रूर, कभी कैमरे पर, अक्सर कैमरे से जब कैमरे पे नहीं थे वो लोग कि भई मंदिर बन गया, खुश हैं, मोदी जी को वोट करेंगे। यही सवाल मैं पूछती थी, तो कहते थे मंदिर बना है तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मंदिर से उनके कहते हैं राम जी का राजनीतिकरण बर्दाश्त नहीं होगा। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट भी दिया हो, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि हाँ अच्छा हुआ, बाबर को सबक सिखा दिया, औरंगजेब को सबक सिखा दिया, मुसलमान को सबक सिखा दिया, बड़ा अच्छा हुआ मस्जिद तोड़ के मंदिर बन गया। जिस तरह से भाजपा आरएसएस हमें दिखाना चाहते थे कि मुसलमानों पर जुल्म का, उनकी छाती पर ये जो जूता रखा गया है, ये जो हाथी चढ़ रहा है, उस तरह से लोगों ने इसको नहीं लिया। आखिरी में आपके थॉट्स जानना चाहती हूँ कि अब इस जो ये नतीजे हमारे सामने दिख रहे हैं, कितना खुश हुआ जाए, कितना कॉशियस हुआ जाए, कितनी मेहनत की जाए। हम सिविल सोसाइटी का एक हिस्सा हैं, हम और आप चारों लोग इस खिड़की में जो बैठे हैं, हम इससे पहले नरेंद्र मोदी के आने से पहले मुझे लगता है मैं तो कम से कम बिल्कुल साधारण सी पत्रकार थी। लेकिन उसके बाद आम लोगों ने इस तरह का दर्जा, इस तरह का ओहदा दे दिया कि डेमोक्रेसी डिफेंडर बना दिया, कि लोकतंत्र के रक्षक। देखती हूँ एक तरफ तो पोस्टर बनते हैं जिसमें मुझे शैतान बनाया जाता है, दूसरी तरफ मेरे हाथ में गुंबद देकर
और उन्हें मुझे बताया जाता है कि मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रही हूँ। तो ये जो पूरा रोल है, ये जो किरदार है आम जनता ने दिया है, जो हम में से सभी लोगों ने निभाया। पाजी, वो मोदी जी का देन है आपके लिए। तो अभी मैं आगे सिद्धार्थ जी से आने मैं सहमत हूँ। एक चीज़ है कि अभी ये राहत मिली है हमको थोड़ा-सा, लेकिन मैं पहले से यही बोलते आता था। हाँ, आई यूज्ड टू से दिस दैट अभी हिंदुस्तान में जो नफ़रत फैली है, इतना डीप चले गए ये नफ़रत, अनकॉन्शियस नफ़रत भी है बहुत लोगों में, अनकॉन्शियस है, वो कॉन्शियस नहीं अच्छे हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली कभी-कभी बोलते हैं, ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग वैसे ही हैं, ऐसे बोलते हैं ना। ये इतना डीप चले गए, इतना गहरी चली गई है कि ये इसको पूरा बाहर करने का, बाहर ले आने का और इसको ठीक करने का आपको कम से कम 20-25 साल का प्रोजेक्ट है। ये अभी होने वाला नहीं है। अगर अगर ये सरकार एनडीए का मेरे ख्याल से एनडीए का सरकार बनना बहुत ही मुश्किल है, नहीं बनेगा। इंडिया अलायंस का सरकार बन सकती है मेरे कैलकुलेशन से। तब भी अगर ये लोग ठीक से काम नहीं किए, सिर्फ फिर से ये लोग वापस चले जाएंगे, ये नियो लिबरल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये ग्रोथ वगैरह, टेक्नोलॉजी, ऐसा बात करने लगे, रोजगारी, महंगाई, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, तो 2029 में ये अभी जो मौजूदा ताकतें हैं, ये फिर से बहुत ताकत से आ सकते हैं वापस। तो बहुत ही सतर्क रहना है। पॉलिटिकल एजुकेशन जो सीमा जी बता रही थी, हमारे अभी जो युवा पीढ़ी है, उनके पास नेशनल मूवमेंट का, नेशनल आइकॉन्स का कुछ भी उसका नॉलेज नहीं है। पूरा चले गए और सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। इसको आपने बदलना चाहिए। तो बहुत ही पॉलिटिकल वर्क, और ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा होगा नहीं, ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस से ही हो सकता है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ये राहत को ठीक से यूटिलाइज करके आने वाली 20-25 साल इसको देखिए। अरफा जी, ये अभी जो हम पहुंचे हैं ना इधर, ये कैसे आया है? ये कम से कम 99 साल या 100 साल के कृषि और मेहनत के बाद आया है ये स्थिति। और इसको पलटने के लिए, इसको रिवर्स करने के लिए कम से कम 20-25 साल तो लगना ही है। तो हमारे सामने ये चुनौती है, हम क्या कर सकते हैं? और राजनीतिक दल को आप छोड़ दीजिए, वो चुनाव लड़ेंगे, अगर 2 वोट ज़्यादा आएंगे तो वो महसूस किए तो वो कम्युनल एजेंडा भी दे देंगे, वो सोशलिस्ट एजेंडा भी दे देंगे, वो कैपिटलिस्ट एजेंडा भी दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। वो बहुत ही वो लोग अपॉर्चुनिस्ट रहते हैं, वो रहना ही चाहिए, छोड़ दीजिए। लेकिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इनका जिम्मेदारी बनती है ये एजेंडा को आगे ले जाने के लिए। ये मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आज मुझे भी लगा कि ज़हन की किसी ऐसी फैकल्टी को इस्तेमाल किया गया जिसे 10 साल से इस्तेमाल नहीं किया गया था। लगता था कि ये जीने का दस्तूर बन गया है। आप कह रहे हैं कि ये फॉरगेटेबल होगा, इसे भूल जाना चाहिए, इतिहास के कूड़ेदान में इस दशक को हम डाल देंगे। और ऐसा लगता था कि ऐसे ही जीने की धीरे-धीरे आदत पड़ गई है। पूरे दक्षिण एशिया में कैसे जो डेमोक्रेसी का पूरा प्रोजेक्ट था, सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत एक ऐसा देश था जहाँ ये कामयाब रहा। ये पूरा लोकतंत्र का जो प्रोजेक्ट था, हो सकता है लोकतंत्र का जो ये सपना था, ये हमारा बदस्तूर रहे, जारी रहे। और दस्तूर, जिसे उर्दू में कॉन्स्टिट्यूशन को दस्तूर भी कहते हैं, मैं तो कहती हूँ सामाजी भी, और अपना जो आईन दस्तूर है वो बराबर बना रहे। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।